वंस अपॉन अ टाइम द वर्ल्ड वाज वेरी सिंपल और ये डिजिटल मीडिया नहीं होता था. बट देन केम दिस डिजिटल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, and so much information, and we are living in an age of information, बल्कि massive information. और now we see so many isms, schisms, hashtags. कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई मूवमेंट चल रही है तो आपके फिंगर टिप्स पे यू नो व्हाट दिस मूवमेंट इज़. यू गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑनलाइन. ग्लोबली कनेक्टेड हो गए ना हम इस चीज़ से. ग्लोबलाइजेशन जाहिर है कि वो एक फिनोमेना है, पूरा फिनोमेना इन इटसेल्फ. बट उसका रिजल्ट मैं ये देख रहा हूँ कि यूथ काफ़ी कंफ्यूज मुझे नज़र आ रही है, स्पेशली जो आपका एज ग्रुप है, जनरेशन जी जो है, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू सो मैनी थिंग्स आउट देयर. और समवेयर डाउन द लाइन वो सिंप्लिसिटी से हम हट गए हैं और केओस नज़र आ रहा है. इंफॉर्मेशन लोड इतना, ओवरलोड इतना ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. मैं चाहता हूँ कि हम इसको डिस्कस करें बिकॉज बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं आपके एज ग्रुप कि हम क्या फॉलो करें, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. कोई बंदा ये बात कर देता है, कहीं हम न्यूज़ एंकर को ये कहते सुनते हैं, फिर एक क्लिप आता है उसमें फेमिनिज़म की बात हो रही है, फिर व्हाट इज़ लिबरलिज्म. अब तो हर चीज़ से एक्सपोज हो गए ना यूथ. दे नो व्हाट लिबरलिज्म इज़, दे नो व्हाट दीज इज़म्स एंड स्किज़म्स आर. फिर एथिज्म. अभी बल्कि मज़े की बात, 3 दिन पहले मुझे जो है वो मैसेज आया एक स्टूडेंट का. उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहा है एथिज्म रिलेटेड. तो मैंने कहा अच्छा बताओ क्या. उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा दोस्त का. तो वो कुछ भी नहीं था. वो इमोशनल हो जाते हैं लोग. दे कांट डाइजेस्ट समथिंग दैट हैपेंड विद देम. तो मैंने बल्कि उसे मजाक में कहा सीम्स लाइक कि हिज जीएफ डाम थे. तो मे बी वो डाइजेस्ट नहीं हो सका, तो अब वो एथिज्म की तरफ जा रहा है. मतलब आ जाके यही होता है, अल्लाह माफ़ करे. तो यहाँ से स्टार्ट मैं करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन कि इतने इज़म्स एंड स्किज़म की वजह से कन्फ्यूजन है, और वेयर डू यू सी ऑल ऑफ दिस हेडिंग टू. लेट्स स्टार्ट विद उस्मान. सर सबसे पहली तो बात ये है कि आपकी बात ही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक्सपोजर एकदम से बढ़ गया है आइडियोलॉजीज़ की तरफ. लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि जब आप अल्लाह के निज़ाम से दूर जाते जाएंगे ना, तो फिर आपकी ह्यूमैनिटी और आपकी मोरालिटी तो वैसे ही कम होती जाएगी. और उसकी वजह से फिर इनजस्टिस उसकी एक रिज़ल्ट है उसका. सही. और फिर उसका ये रिज़ल्ट निकलता है कि जो भी ताकत में होता है ना, बेश चाहे वो मर्द होए औरत होए, वो अपनी जो पावर है ना वो अब्यूज़ करेगा, अपने से नीचे वाले बंदे को अब्यूज़ करने एज इनके सप्रेस करेगा उसको. बिकॉज लोग जो हैं, अब आप देखें, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं. और जब जो लोग ताकत के अंदर हैं, अगर वो सेल्फ सेंटर्ड होएं, तो फिर तो वो अपनी पावर को अब्यूज़ करेंगे ही अपने नीचे वाले बंदे को सप्रेस करने के लिए. दूसरा ये देखने की बात है कि लोग जो है ना आइडियाज़ अप्रोच कर जाते हैं विदाउट हैविंग अ बेस इन देयर ओन आइडियोलॉजी जो कि इस्लाम है. अगर आपकी इस्लाम की नॉलेज हो है ना, तो फिर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो अगेंस्ट दीज आइडियोलॉजीज़. लेकिन इस तरह हम अक्सर देखते हैं हमारे माशरे में, तो सर इस्लाम को इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, बल्कि अक्सर लोग तो इसको एक बड़ा वो समझते हैं जी कि बड़ी पुरानी चीज़ है, या फिर इसके अंदर तो कोई एज इन के अब आजकल की जिस तरह साइंस है, साइकोलॉजी लोग पढ़ के इस तरह काफ़ी लोग बैकवर्ड समझते हैं इस्लाम को. तो जब तक हमारा ये एक टैबू नहीं हटेगा ना कि जी इस्लाम बैकवर्ड है, इस्लाम के अंदर अब आजकल के मॉडर्न सॉल्यूशंस नहीं है कोई किताब के अंदर, जबकि इस किताब के अंदर हर चीज़ है. आप साइकोलॉजी पढ़ें, आप सीरा से उसको रिलेट कर पाएंगे. और इसका हल यही है कि हम अल्लाह का निज़ाम फॉलो करें और फिर ऑर्डर आ ही जाएगा उसी तरह. ज़बरदस्त. व्हाट आई गॉट फ्रॉम यू इज़ के हमें देखना चाहिए कि वो लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया को, सारी एजेंसीज़ को, एजेंसीज ऑफ सोशल चेंज, वो लोग कौन हैं, वो किस आइडियोलॉजी से हैं, और क्या वो एग्रेसिवली तो नहीं उस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे, या वो बैलेंस्ड हैं. ये देखना बहुत ज़रूरी है. व्हाट डू यू थिंक जैन, आपका क्या व्यू है? यही तो मसला है ना, एग्रेसिवली बम्बार्ड कर रहे हैं. अब जिस तरह उस्मान ने बात की कि अगर आपकी कोई बेस ना हो और उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन आपके ऊपर बम्बार्ड हो रही है, तो ऑब्वियसली यू बाउंड टू कन्फर्म, और आप यू गिव इन कर जाते हो, आपकी अपनी कोई थॉट नहीं है. अब मैं जो देखता हूँ लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और भी बहुत सारे, जिस तरह आपने इज़म्स एंड स्किज़म्स की बात की, एथियज़म स्पेशली, ये प्रिवेलेंट ही इस तरह होता है. अब LGBTQ भी इसी की तरह दूसरे बंदों में आई जा रहा है. इनकी मेन रीज़न जो ये देते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद इट, मतलब अगर हम फॉलो कर रहे हैं देन व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट, कि हम किसी को हार्म तो नहीं कर रहे, ना ही हम कह रहे हैं कि आप लोग चेंज हो जाओ, हम बस अपना फॉलो कर रहे हैं और आप हमें एक्सप्लोर करके देखें, एंड इफ़ यू थिंक दिस इज़ राइट जस्ट फॉलो. हमें फॉलो करना एक बड़ा, हाँ, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि ये हमारे ना यूथ की सोच बन चुकी है कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट हार्मिंग द सोसाइटी एज पर देयर डेफिनेशन ऑफ हार्मिंग, तो इट्स फाइन.
एंड माइंड योर ओन बिजनेस, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्शन कह लें, उसमें हम इतना आगे निकल गए कि अब हम ये सोचते हैं कि यार जिसका जो दिल करता है करे। तो फरीद, आपकी क्या है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप HSN में भी माशाल्लाह होती होंगी डिस्कशंस वगैरह। HSN इज़ अ वेरी गुड स्कूल, आई एम रियली अ फैन ऑफ HSN, मुझे बल्कि बड़े पसंद है स्टूडेंट्स HSN के। तो मैंने देखा है उनका इंटेलेक्चुअल लेवल माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, और ये भी कम नहीं है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह इस्लाम भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। तो आप क्या समझते हैं इसमें? सर बेसिकली मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया, बच्चे को एक चीज़ नहीं पता होती, वो टीनेज में आता है, तो उसके बाद जब वो सोशल मीडिया खोलते हैं ना, तो सोशल मीडिया बहुत ओपन है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है उसका, कुछ इस तरह नहीं है। अब जिस तरह अब एक बच्चा उठा है टीनेज से, नया टीनेज में आया है, और साथ साथ वो औरत मार्च वगैरह का ये देखना शुरू होता है, उसको पता चलता है ये कोई चीज़ हो रही है, तो वो उसके बारे में रिसर्च शुरू करता है, या वो इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल या फेसबुक पे स्क्रॉल करता है, तो चीज़ें आती रहती हैं, वो देखता रहता है, वहाँ से वो देखता है कि ये हो क्या रहा है सोसाइटी में, फिर वो उसके अंदर उसको स्टडी करने की कोशिश करता है, जो कि वो सही जगहों से नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोशल मीडिया से ही कर रहा है, जिसका किसी को नहीं पता कि वो सही है या गलत है। मोस्टली तो उन्होंने ऐसी बातें की होती हैं सोशल मीडिया पे, तो वो वहाँ से अपनी चीज़ें पढ़ता है, वहाँ से वो चूज़ करता है कि सोसाइटी को हार्म नहीं हो रहा है, क्या एंगल है, तो उस तरह वो वहाँ से अपनी साइड खुद ही चूज़ कर लेता है और लाइन ड्रॉ करना शुरू हो जाता है कि किस तरफ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमास, वेलकम टू द शो, जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग। ये हमारे R&D के हेड भी हैं माशाल्लाह, और इनका अपना एक प्रोग्राम है एकेडमिक डिस्कोर्स मुगीरा के साथ। तो चूँकि टॉपिक थोड़ा इज़म्स एंड स्किज़म्स था, तो मैंने कहा कि हमास की काफ़ी इस पर रिसर्च है। हमास, पहले तो माशाल्लाह ये टीनेजर्स आपके सामने बैठे हैं, ये बातें कर रहे हैं, दे नो दीज आइडियोलॉजी, ये पढ़ा हुआ है, इन्होंने पढ़ के ये बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जैसे फरीद ने कहा और बाकियों का भी मेनली यही पॉइंट था, मिस इन्फॉर्मेशन। ये जो साइकोलॉजी है इसके पीछे, जो दे नो कि इन्फ्लुएंस कैसे करना है, साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, और जो इतनी मैसिव मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? वेयर आर वी गोइंग? अच्छा, इससे पहले ना मैं एक ये हम देखें कि बिफोर कि ये हो रहा है, ये हमारी कंडीशन है, वी नीड टू नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो आप नेसेसरली इस तरह डिस्ट्रैक्शंस में फॉलो करें। ठीक है, यू कैन हैव इंफॉर्मेशन एंड यू कैन वर्क ऑन ए डायरेक्टेड गोल्स एज वेल। ठीक है, आपके पास एक्सेस टू नॉलेज हो सकती है, बट यू कैन वर्क इन ए डायरेक्टेड गोल एज वेल, एंड वी हैव डन दैट बिफोर एज वेल। लेकिन जो इशू एट हैंड है ना, वो सबसे पहला टारगेट होता है किसी भी, अगर आपने अपनी डोमिनेंस देखें, जो हम भी अगर आप पास में देखें हिस्ट्री को स्टडी करें, तो यहाँ पर अभी भी वही वॉर्स चल रही हैं कि एक कौम दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। देन हाउ डू दे डू दैट विदाउट द यूज ऑफ वेपन्स? ठीक है, आइडियोलॉजी अपनी आइडियोलॉजी देखें, सबसे पहले आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करने से भी पहले ना, सबसे पहले एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करनी होती है, वो होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। यस, ठीक है, अगर एक बच्चे को या एक बंदों को या एक कौम को पता ही नहीं है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट आर वी, मेरा क्या है, मैं क्यों स्टैंड करता हूँ, या कभी उसने वो चीज़ डिस्कवर नहीं की, बचपन से ना हमारे सामने सोशल मीडिया इंटरेक्शन, वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शंस डिज़ायर्स की, डिस्ट्रैक्शंस हर किस्म के मीडिया की, कि बस इसको ये 3-4 चीज़ें हैं, फूड, क्लोथिंग एंड ड्राइव, आप समझ गए होंगे, और सिर्फ प्लेजर, उसी की तरफ अब किया। आपको देखा कि मेजॉरिटी टीनेज दे डोंट केयर अबाउट द स्टडी, द आइडियोलॉजी। पाकिस्तान की सबसे बोरिंग सब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान स्टडीज़। ठीक है ना, मतलब, लेकिन वो आइडियोलॉजी है। लेकिन मज़े की बात है कि वो सारी चीज़ हमारी जो अपनी है वो बोरिंग है, यूजलेस है, और हम केयर भी नहीं करते उसके। ठीक है ना, जो वेस्ट की तरफ से लेकिन अब ये है कि हाँ, एग्जैक्टली वो मज़े का है, वो इंटरटेनिंग है। वो क्यों इंटरटेनिंग है? वो इंटरटेनिंग बनाया गया, वो प्रेजेंट किया गया, वो सेम उनकी, आप समझ लीजिए पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब है, लेकिन आपके सामने एक डिफरेंट तरीके से पेश की गई है। ठीक है, OA लेवल्स की लिखते भी तो यही है, अब इस्लामियात का जो हम सिलेबस पढ़ते हैं वो भी वही किताब भी उनकी तरफ से आ रही है। और देखें, आप देखें ना, एक किस्म का आइडेंटिटी क्राइसिस में बच्चा ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, क्योंकि इन प्रैक्टिस वो कोई और इन्फॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन जब वो टीनेज होके थोड़ी सी अकल पकड़ता है, तो फिर उसके सामने अगर कोई आइडियोलॉजी भी आती है, ऑब्वियसली ज़्यादा उस तरफ अलाइन करेगा जो ऑलरेडी से फीड जिसकी वो लेता आ रहा है बचपन से। ठीक है,
तो आपके सोशल मीडिया आपके सामने जब आपकी शऊर आया, आप जिसे कह लें कि फॉर एग्जांपल आपकी एज पे आके या वो, तो फिर जो चीज़ सबसे ज़्यादा उसे क्लिक करेगी वो वाली क्लिक करेगी जो कि मतलब उसको एज अ रटाई जा रही है, जिससे वो अनोए होता है सुन के, या फिर वो चीज़ जो कि ऑलरेडी मीडिया से उसके पास उसके ऑलरेडी एलिमेंट्स आते जा रहे हैं। सो ये एक सोचने वाली बात है कि सबसे पहले एक कौम के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस इन्फ्यूज़ किया जाता है, और जब वो क्राइसिस में होती है फिर वो अपनी आइडेंटिटी तलाश करती है, और जब वो आइडेंटिटी तलाश में होते हैं स्पेशली उसके यूथ, और उनको सही तरह इस्लाम नहीं बताया होता, ना उन्होंने प्रैक्टिस किया होता, ना फॉलो किया होता, ना उस इंथुजियाज्म से सीखा होता है, तो दे विल pick anything they come across. Or anything, I think कि Bollywood, our youth are stuck between two ideology. एक वो Bollywood से ideology आ रही है और एक Hollywood style है obviously. It's अब तो globalization है, it's in flux. आपके पास पूरी choice है, जो मर्जी हो, लेकिन वो बस एक वेस्टर्न फ्रेमवर्क के अंदर जो है ना, आपको उससे बाहर नहीं निकलना, ठीक है। और उसके अंदर क्योंकि मीडिया कंट्रोल है, Exactly. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स ऑफ जैसे हर चीज़ जो है वो कंसेंट है, ठीक है ना, सारी की सारी मोरालिटी कंसेंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है, सारी की सारी मतलब यानी मोरल की बेसिस भी उन्होंने जो डिफ़ाइन किया वही चल रही हैं, ठीक है। एंड ये बार बार आप देखेंगे आपकी मूवीज़ में ये सिमिलर मैसेजेस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। एग्जैक्टली और ये ना बाकायदा रियलाइज़ कराया गया है हम लोगों को, हमारी यूथ को, कि समहाउ हमारा कल्चर सबजुगेटिंग है, बैकवर्ड है, और हमें ग्रोथ की ज़रूरत है, हमें एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। अब जाहिर है पहले जब आप एक कल्चर को ये फील करा देते हो, फिर वो कल्चर दूसरों में वो चीज़ें तलाश करता है। जैसे हमास ने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, अब हमारा बच्चा जो है वो जाहिर है क्यों इम्प्रेस होता है दूसरी आइडियोलॉजी से, वही बात है आइडेंटिटी क्राइसिस। और मार्जिनल मैन है, मार्जिनल मैन इज़ समवन हु स्टक बिटवीन टू कल्चर। एक तरफ उसे बहुत कंजर्वेटिव कल्चर नज़र आ रहा है, और वो कंजर्वेटिव कल्चर को मीडिया हिट भी बहुत कर रहा है कि ये पुरानी सोच है, ये ऐसे है वैसे। आप एडवर्टीजमेंट्स देख लें, पाकिस्तान की अच्छी खासी एग्रेसिव कैंपेन चल रही है टू काउंटर मैनी थिंग्स इन आवर कल्चर, सम ऑफ विच शुड बी काउंटर्ड, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट इस्लाम को काउंटर किया जा रहा है, और उसके रिटर्न में क्या दिया जा रहा है वो प्योर वेस्टर्न फ्रेमवर्क, जैसे हमास ने कहा। तो मैं समझता हूँ, इस पे मैं चाहूँगा आपसे पूछूँ कि बात वहीं आती है कि एक कॉमन यंगस्टर जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो उसे ये देखना चाहिए कि मैं किससे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। बिकॉज आपको पता नहीं एक्स मुस्लिम्स नज़र आएंगे यूट्यूब पे, आपको जो है वो दुनिया जहान का लूज़र बंदा जो है वो बैठकर पता नहीं क्या क्या स्पेल आउट कर रहा है, मोटिवेशन स्पीकर बन गया। एग्जैक्टली। तो वही बात है ना, हदीस है कि इल्म उठा लिया जाएगा उलमा की डेथ से। तो स्कॉलर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा एक पॉइंट हमेशा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप देखें ना, उन्होंने इस तबके को, स्कॉलरली तबके को भी हिट किया है। उस मीडिया ने हमारे माइंड में ये चीज़ क्रिएट की है, उन्होंने क्रिएट की है, नेगेटिव इमेज क्रिएट की है कि यूथ समझ बैठे कि नहीं हम तो इनके पास जा ही नहीं सकते, बहुत गैप है, ये है वो है। तो इस पर क्या आपका व्यू है? पहले तो ये कि सिर्फ उन्हें नहीं किया, अगर आप इधर हमारे घर वालों से भी अगर आप देखें ना, पूछे तो वो मौलवी जो है ना, जो एक टर्म है मौलवी, कि ये बंदा जो है ये मौलवी है, ये फलाना है, जबकि बहुत बड़ा लफ्ज़ है। जैसे मौलवी को एक डिरोगेटरी टर्म बना दिया ऐसे ही है कि ये एक बैकवर्ड लाइल इंसान है जिसने सिर्फ एक किताब को रटा हुआ है जो कि उनको एक अपने सिलेबस में दी जाती है। सॉरी, मुझे एक बात याद आ गई, सॉरी टू कट यू। मेरे एक उस्ताद हैं डॉक्टर हाफिज़ अनस नज़र, स्कॉलर है माशाल्लाह, अनस भाई। वो कहते हैं कि देखो, जब आपने दो आइडियोलॉजीज़ को, साइड्स को कंपेयर करना है ना, तो दोनों के बेस्ट कंपेयर करो। उन्होंने कहा होता ये है कि हमारा वो तबका जो अपने आप को लिबरल कहता है, वो अपना बेस्ट बंदा लाते हैं कंपैरिजन में कि दिस इज़ हु वी शुड बी। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव्स, या उनके नज़दीक जो कंजर्वेटिव्स हैं, दे पिक अप द बैडेस्ट एग्जांपल, इंटेलेक्चुअल्स को आगे लाते हैं, ये है जी, ये आप लोग हैं। तो भाई हमारे में से भी तो बेस्ट आप पिक करें ना, हमारे से मुराद है जिनको वो ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव कह रहे हैं। तो व्हाई डोंट यू पिक अप द एग्जांपल ऑफ सहाबा एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उनका बिहेवियर क्या था, उनकी जेंटलनेस क्या थी, उनकी टीचिंग्स क्या है। भाई कल्चर में जो भी हो रहा है या जो भी कर रहा है, दाढ़ी वाला कर रहा है या बगैर दाढ़ी वाला कर रहा है,
ये तो देखो क्या वो रसूलुल्लाह की टीचिंग्स हैं कि नहीं है, आप अपना पैरामीटर वो बनाओ। हालांकि हम तो कहते हैं कि मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट बट इस्लाम इज, तो इस्लाम को देखें, मुस्लिम्स को ना देखें। हम Exactly. हम गलती कर सकते हैं बट बिल्कुल ऐसे ही है। तो व्हाट डू यू थिंक फरीद, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, कॉमन यंगस्टर क्या करना चाहिए उसे? सर बेसिकली तो आपको सबसे पहली चीज़ कुरान और इस साइड को स्टडी करना चाहिए। सोर्स आपका जो है वो वैलिड होना चाहिए। अब कुरान की वैलिडेशन की सबसे बड़ी एक और मतलब सबसे बड़ी तो नहीं, एक अच्छी एग्जांपल है कि जितने साइंटिस्ट वगैरह हैं वो अभी तक कुरान को स्टडी करते हैं सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए दुनिया के बारे में। तो इससे ज़्यादा आपको मॉडर्न, जिस तरह लोगों को लगता है ना कि कुरान थोड़ा ओल्ड हो गया है, तो इससे ज़्यादा मॉडर्न एग्जांपल आपको मिल नहीं सकती। अच्छा, ये क्या वाकई यूथ को लगता है कि इस्लाम आउटडेटेड है? ये इमेज पाई जाती है क्योंकि आप लोग ज़्यादा बैठते हैं सर थोड़ा बहुत ऐसे लगता है। इसी तरह होता है सर, अगर कोई बंदा थोड़ा सा ज़्यादा इस्लाम के करीब हो और वो थोड़ा एक्सप्रेसिव भी थोड़ा ज़्यादा हो, स्पेशली यूथ के अंदर, तो उसको ज़रा मौलवी कह के डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं कि वो ट्रैक से उतरे। लेकिन अब अगर वो बंदा स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह काफ़ी लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग जो इस लाइन पे हों अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तो अपने आप को बचा लेते हैं। बिल्कुल ठीक। हमास यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि आपका माशाल्लाह एक्सपोजर है, आप खुद FC कॉलेज से पढ़ें, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि एकेडेमिया वहाँ जो क्या चल रहा है वहाँ, मतलब समहाउ हर बंदा जो निकल रहा है यूनिवर्सिटी से वो रेबेलियन की तरफ मुझे लगते हैं, मतलब मेरा तो ये। देखिए हम ऐसा जनरलाइज तो नहीं करते, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जो हमारे करिकुलम डिज़ाइन है ना वो इसी बेसिस पे है। करिकुलम जो डिज़ाइन होता है ना वो इस सोच से होता है कि फॉर एग्जांपल कि इन दी एंड इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस लेके निकलेगा ना बच्चा, उसके जहन में क्या होना चाहिए, वो किस मोड ऑफ थिंकिंग से सोचेगा तो वो अपने प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकेगा। ये सिमिलरली जब ये करिकुलम डिज़ाइन तक बात आती है ना, तो इसमें नेचुरली है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, एकेडेमिया के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं या बंदे वहाँ पर हैं, वो भी उन्हीं सोर्सेज से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। और वो फिर ऑब्वियसली बीच में कुछ पार्टी पॉलिटिक्स भी आती है कि कौन सा बंदा इसमें एंटर हो सकता है, नहीं हो सकता। आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल CSS और डिफरेंट हमारी गवर्नमेंट की भी जो फील्ड्स हैं उसके अंदर सिर्फ सिलेक्टेड बंदे जिनकी कोई रिश्वत है, ये है वो, इस तरह की चीज़ वो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में भी समथिंग सिमिलर है, लेकिन वो और किस्म के, वो आइडियोलॉजिकली सिमिलरिटीज़ के साथ हैं कि वो सिर्फ उसको ज़्यादा करीब आने देंगे जो हमारे साथ आइडियोलॉजिकली अलाइन करेगा या हमारी जो हमारे सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी है उसके साथ अलाइन करेगा। और तो ये चीज़ ऑब्वियसली इस वजह से ये यहाँ पर और ये चीज़ इस प्रिटेक्स्ट पे होती है ना कि मतलब यू शुड बी टॉलरेंट अबाउट एवरीथिंग, यू शुड क्रिटिकली एनालाइज एवरीथिंग, क्रिटिकल एनालिसिस के नाम पर या इस नाम पर कि यू शुड लर्न देन अनलर्न देन रीलर्न। हाँ अच्छा, मैं आपको ये इल्यूजन ज़रा इसके बारे में बता देता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कि अगर आप देखें ना, हम कहते हैं कि फ्रीडम के ये फ्रीडम का नारा जो है ना बड़ा मज़े का, ठीक है ना, क्योंकि जो फ्रीडम है ना एक्चुअली में ये यूज़ हर जगह होता है, ठीक है, लेकिन इन प्रैक्टिस ये कभी भी हो ही नहीं सकता। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फ्रीडम एनीवेयर इन प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। आप सबसे एथियस्टिक सोसाइटीज़ भी ले लें, वो लॉज इम्प्लीमेंट करती है, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है, उनके यहाँ हर किस्म के इस तरह के लॉज होते हैं जो इंसान को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट फ्रीडम का नाम देना या उसको इल्यूजन देना, ये सिर्फ इल्यूजन ही हो सकती है, ठीक है। देखें इस्लाम का कोर्स सिस्टम देखें, वो एडमिट करती है कि इंसान बाय नेचर इज़ अ बाउंडेड पर्सन, बाउंडेड बाय द लॉज, मतलब आप खुद अपने जिस्म के साथ बाउंडेड हैं, ठीक है। पानी ये वो आपकी रिसोर्स, इसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते। ये को इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए इस्लाम पहले ही आपको बता देता है कि इट मीन्स सबमिशन, ठीक है। यू आर ऑलरेडी सबमिटिंग, जस्ट चूज़ द राइट सबमिशन। सर वैसे जो ये एब्सोल्यूट फ्रीडम की जो फिलॉसफी है, ये तो आप सेटनिज्म में देखते हो, हाँ, जो एलिस्टर क्राउली ने प्रमोट की थी। हाँ, डू एज दाउ विल, डू एज दाउ विल, ठीक है, जो करना है करो। और उसके अंदर फिर हमें पता है कि एलिस्टर क्राउली क्या क्या चीज़ें करता था, क्या है, बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं तो फिर ये तो एक ज़रा एक देखने की चीज़ है, क्योंकि एंड पे अगर आप देखें एंड रिजल्ट यही है कि ये होगा कि मोरालिटी सारे इंसानों में कम हो जाएगी, और फिर जो ये जो कंसेंट की आर्गूमेंट है ये एक इस लेवल पे पहुंच जाएगी जो कि फिर हम जब कॉन्सिक्वेंसेस इसके देखेंगे तब हमें समझ आएगी। और मैं आपको बताऊं हमास की जो बात है कि वेरी सिंसियरली मैं आपको बता रहा हूं कि एथिज़म की जड़ यही है कि वो ये समझते हैं कि हम किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहते या किसी सुपर नेचुरल बीइंग के साथ, एंड दे थिंक दे आर फ्री।
सर वो वैलिडेशन मिल जाती है ना गलत काम एग्जैक्टली वो गलत कामों की वैलिडेशन मिल जाती है असल में कि वी डोंट वांट एनी प्रोहिबिशन। आप समझे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ असिन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो है जूरिस्प्रूडेंस, तो अगर मैं उसको मानूंगा ही नहीं तो फिर मुझे एक जगह पे वैलिडेशन मिल जाएगी जहाँ पे है कि अगर किसी और को विजिबल हार्म नहीं हो रहा, विजिबल फिजिकल हार्म नहीं हो रहा, तो फिर वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। उनकी डेफिनेशंस के मुताबिक हाँ, उनकी डेफिनेशंस के मुताबिक अगर हार्म नहीं हो रहा तो फिर वो बिल्कुल ठीक है। सही। तो इस तरह तो सर फिर बहुत चीज़ें आ जाती हैं। एग्जैक्टली वही बात है ना, किसी बच्चे से तो नहीं कंसेंट ले सकते, वो उसको तो आप सॉरी टू से दिस, लेकिन अगर आप उसको टॉफ़ी दें देन यू कैन अटेन अपना क्या कहते हैं रॉन्ग फेवर्स वगैरह, जाहिर है फिर आप उसको तो इतनी सेंस ही नहीं है। Exactly. आप जेंडर ये देखें, जेंडर जिस तरह चेंज किया जा रहा है कनाडा के अंदर बच्चों का, उनको क्या पता कि आई फील लाइक अ फीमेल, और उनको फिर वो एस्ट्रोजन शॉट्स लगा देते हैं। अच्छा, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वो खुद कहते हैं कि चाइल्ड कैन नॉट कंसेंट टू प्यूबर्टी ब्लॉकर, Exactly. ठीक है ना, लेकिन वो उस मामले में नहीं, वो कंसेंट यहाँ पर नहीं और सर चलती। जिस तरह आप कह रहे थे कि ये इम्पोज नहीं करते अपना जो है आइडियोलॉजी, सर इतनी बम्बार्डमेंट, अब देखें आप किसी फेमिनिस्ट से अपोजिंग व्यू लेके आएंगे ना तो वो इतनी इमोशनल हो जाएगी कि आपको लगेगा कि आप उसके अलावा कोई ओपिनियन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बहुत सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अगला बंदा जब अपना ओपिनियन एक्सपोज करता है तो फिर आप उसको कहते हो कि तुम एक बिगेटरी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम फना कर रहे हो। वो चलता रहता है। मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, आप भी फिर शेयर करना। ज़्यादातर जो हमारी यूथ है ना वो अच्छे ही हैं, मतलब मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बस वो कह लें मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या सही से सोर्स ना परख पाना, उस वजह से, बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू मेक देमसेल्फ अपेरेंट, दे वांट टू सीक अटेंशन या व्हाट्सएवर द रीज़न। तो इस हवाले से वो डिफरेंट मूवमेंट्स का शिकार हो जाते हैं। जैसे फेमिनिज्म की हम बार बार बात कर रहे हैं, बहुत से इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। यस, रिगार्डिंग वुमेन राइट्स बहुत एग्जिस्ट करते हैं। बहुत कुछ होता है, मेन के साथ भी होता है, फीमेल्स के साथ भी होता है। यस, दोनों के साथ। इनजस्टिस तो कभी एक ग्लोबल फिनोमेना है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि लोग इंसानियत और मोरालिटी से दूर जाई जा रहे हैं। साथ भी वुमेन के साथ हर कल्चर में है, यहाँ भी है। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझसे कुछ बड़ी हार्श क्वेश्चनिंग की। फेमिनिस्ट थी जाहिर है, तो मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बात की। मैंने कहा देखो, यू कैन गो टूवर्ड्स फेमिनिज्म, जाओ, आपको पसंद है आप जाओ, लेकिन इसका एंड पॉइंट आपने देखना है, ठीक है? वेयर इज दिस लीडिंग यू टू एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस? तो मैंने कहा कि अगर ये इतनी सक्सेसफुल चीज़ है और इतनी अच्छी चीज़ है तो इसको अभी तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे देने चाहिए थे, क्योंकि 50 साल तो हो गए ना। हाँ जी, उससे भी स्कैंडिनेविया में तो सर एगैलिटेरियन एक्सपेरिमेंट जो हुई थी 25 इयर्स की एक्सपेरिमेंट है ये, तो आप अगर वही पढ़ लो तो फिर आई थिंक काफ़ी है। बहुत रिस्पेक्टफुली उसको कहा कि आप मेरी बेटियों की तरह हो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसके रिजल्ट्स कहाँ पर हैं। तो उसने कहा कि असल में हमें काम नहीं करने दिया जाता। मैंने कहा कौन नहीं करने देता? शी सेड के मुल्ला, सबसे पहले मुल्ला पे डाला, उसके बाद फिर और एलिमेंट्स आए। तो मैंने कहा देखो, सीरा हमें टीच करती है कि इफ़ यू आर ऑन द राइट, इफ़ यू आर ऑन द हक, इवन इफ द होल वर्ल्ड गैदर्स टू स्टॉप यू, यू विल बी सक्सेसफुल। तो मैंने कहा अगर तो तुम ठीक जा रही हो और ये मूवमेंट ठीक है, तो फिर डोंट वरी अबाउट अदर पीपल कि ये स्टॉप कर रहा है, ये स्टॉप कर रहा है, तुम फिर काम करो और ये सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अगर ना हुई तो फिर अभी से सोच लो और रीविजिट करो। तो जब मैंने इस तरह से बात की तो मैंने देखा कि वो सोच में ज़रा पड़ गई। सर वैसे अगर आप समझाने की भी ज़रूरत है। अगर आप सर इनको कहें ना कि अगर आप 3-4 मिनट अगर सोचें कि आप व्हाट आर यू रिबेलिंग अगेंस्ट एक्चुअली, जो कि एक्चुअल फेमिनिज्म एट इट्स कोर आइडियोलॉजी जो है, इट गोज डायरेक्टली अगेंस्ट इस्लाम। मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन डू नॉट हैव राइट्स, वुमेन डू हैव राइट्स। पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला है औरतों के अपना ऑपरेशन का, लेकिन ये इस्लाम की वजह से नहीं है। ये एक मसला है जो कि सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम तब से नहीं आया था ना, तब से चल रहा है, और ये बहुत अपेरेंट मसला है। फरीद, आपकी कभी डिस्कशन हुई है किसी ऐसे दोस्त कह लें या क्लास फेलो या कोई और कज़न वगैरह who is deeply inclined towards isms and schisms, और आपको चैलेंज किया उन्होंने? कोई ऐसा इंसिडेंट या? सर ऐसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। पहली चीज़ तो सर ये है कि वो थोड़ा जल्दी सर आपके, अगर आप उनकी कोई पॉइंट को गलत प्रूफ करने लगो तो वो थोड़ा अग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं। अच्छा। और उनको क्रॉस क्वेश्चन आप करो ना थोड़ा, तो वो इमोशनल भी कभी कभी हो जाते हैं। तो उनसे आपको ना बात करते हुए थोड़ा सा
कंट्रोल में रह के बात करनी होती है। तो बेसिकली यही है, मुझे लगता है एक तो उनको मिस नॉलेज नहीं सही उनके पास, और उनको थोड़ी काउंसलिंग की आई थिंक ज़रूरत है, और थोड़ा सा यही है कि उनको हम अच्छी इन्फॉर्मेशन दें। और वो बेसिकली सिंपल सबसे बात यह है कि अगर वो कुरान और सीरत को पढ़ लें वही काफ़ी है, क्योंकि इस्लाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा राइट्स वुमेन को दिए जाते हैं, और उसके अंदर ही एक बहुत ब्यूटीफुल रिलीजन है हमारा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये जो बात की इन्होंने एग्रेशन वाली, अच्छा मैं ये बड़ा एक फिनोमेना, आप कमेंट्स देखा करें, वो थोड़ी सी उनसे डिसएग्री करो ना उनसे, अब मेरी मुराद ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं लिबरल तबके की, और हम कोई उनके वो अल्लाह माफ़ करे डिमोनाइज नहीं कर रहे उनको, लेकिन वी आर जस्ट डिस्कसिंग इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी हमारे ही बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बट ये कि इफ़ यू सी तो वो एग्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, एग्रेशन में लोग क्यों आते हैं? फॉर एग्जांपल जब उन्हें क्वेश्चन किया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लेकिन जब आप आइडियोलॉजी फॉर्म करते हैं ना कोई चीज़, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या आप नॉलेज ले रहे हैं और फिर उसके ऊपर आपके इमोशंस बिल्ड हो रहे हैं, या पहले आपने इमोशन एब्जॉर्ब किया है और फिर उसके बाद उसको नॉलेज से उसको जस्टिफाई किया। अब मिसाल के तौर पर फेमिनिज़म की जो पूरी मूवमेंट है वो आपको स्लोगन्स क्या दिखाती है कि यहाँ ये ऑपरेशन हो रहा है, वो सारे इमोशनल टैग्स हैं, वो सारे इमोशनल स्लोगन्स हैं। जो जो उस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है, जो जो वो होता है, वो उसके साथ रिकॉल करता है अपनी इन्फॉर्मेशन, हाँ ये बात ठीक है और ये कार्ड भी ठीक है, तो फिर देयरफॉर मतलब यानी वो एक इमोशनल टारगेट पहले आता है। ठीक है, जब आपके पास इमोशनल प्लेथोरा आता है, आपका ब्रेन का सेंटर भी आपको फोर्स करता है पहले इमोशनल सेंटर से गुजारने के लिए बिफोर द लॉजिक सेंटर। तो जब इस तरह आइडियोलॉजी बिल्ड होती है ना, कोई भी आइडियोलॉजी, तो फिर जब आप उसको अपोज करते हैं ना, इवन चाहे आप क्रिटिकली रिस्पेक्टफुली भी करें, उसका रिस्पॉन्स हमेशा वो इमोशनल होगा। क्यों? क्योंकि उसके सेन में फ़ौरन आएगा क्या ये वो बंदा उस इमोशन को, मेरे प्राइमरी इमोशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल वैलिड था। साइकोलॉजी बल्कि वो जनरली भी आएंगे ना कि ये भी ऑपरेसर। हाँ, देखा जाए तो वैसे भी nobody likes to be proven wrong, ये तो बात है ना। वो एक जनरल है, लेकिन मैं एक और बात आपको बताता हूँ। वुमेन की साइकोलॉजी में ना एक चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है मेन से, वो ये है कि दे रिकॉल इमोशन हाउ दे फेल्ट मोर देन रिकॉलिंग एन इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि नेचर ऑफ एन इंसिडेंट, दे रिकॉल मच मोर के हाउ दे फेल्ट ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट रादर देन वो चीज़ें। और सर टिपिकली एग्रीएबल भी ज़्यादा होती हैं फीमेल्स। नहीं वो ठीक है, वो एक है पॉइंट, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि ये वाला भी जो आप अगर ये मेन के अंदर भी है, मेन के अंदर भी ये होता है, हर बंदे के अंदर ये होता है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि ये भी एक चीज़ बहुत कंपैरेटिवली वो ज़्यादा बेहतर रिकॉल करते हैं। अब इस तरह जब आप प्लस पॉइंट भी मैं दे दूं, इसीलिए वुमेन ज़्यादा माशाल्लाह दीन की तरफ भी ज़्यादा आती हैं, दीन की तरफ भी और ज़्यादा बहुत अच्छा फॉलो करती हैं। अच्छा फॉलो करते। तो देखें ये जो है ना एक थ्योरी है, जैसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एस्थेटिक्स, उसकी बेसिस पे ना बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल, यही जो हमने शुरू में बात की थी बेसिकली, वो क्या है कि आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ जो है बहुत एस्थेटिक बड़े अच्छे दिखा के दूसरे तरीके से पढ़ाई जा रही है, यानी जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी आप, ठीक है। सेम चीज़ जब आप इस तरह अपने आइडियाज़ बिल्डअप करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशन लेते हैं और बहुत थोड़ी लॉजिक या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो ये इम्बैलेंस हो गया। तो जब ये इम्बैलेंस होता है ना, तो जब आपको फेस होता है, कोई भी ऑपोजिशन फेस होगी, आप बहुत इमोशनल रिस्पॉन्स देंगे। कुरान का मैसेज कहाँ से शुरू होता है? इकरा से, पढ़ने से, ठीक है ना। और हमारे पास दोनों चीज़ों का बैलेंस दिया जाता है। हमारे पास इमोशनल एलिमेंट भी है, जो कि हमारी कुरान की तिलावत है, ये है वो है, वो उसमें वो सारा हमारे दिल से रेजोनेट भी करती हैं चीज़ें, लेकिन साथ साथ वो आपके नॉलेज को फोकस करती है, ठीक है। इट इज़ अ बैलेंस दैट यू नीड टू नो, ठीक है। और कई दफ़ा आपको इसमें रिकनसाइल करना पड़ता है, ठीक है। और ये आपकी इसलिए आपको आपके ऊपर लाजिम है दीन का नॉलेज टिल द ग्रेव, ठीक है। अब जो कोई भी काउंटर मूवमेंट, जिस तरह आपने ये फिनोमेना बताया, तो उसके पीछे ये जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज, इमोशनल ये बैक ट्रैक, उसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि वो बिल्ट, उसकी जो बुनियाद होती है वो नॉलेज कम है, इमोशन ज़्यादा है। अच्छा, मुझे लगता है ये एज इन के कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी वजह से इमोशंस को टारगेट करते हैं। ऑब्वियसली मीडिया क्या करता है, आपके इमोशंस को टारगेट करता है। प्रेजेंटेशन की बात है ना, बेसिक सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़, कोई आइडियोलॉजी, कोई भी चीज़ हो, अगर आप
एक स्पेसिफिक इमोशन दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी पे अगर आप कोई चीज़ बिल्ड करना शुरू कर दो ना, दैट वर्क्स वेल, दैट वर्क्स अमेजिंग। LGBTQ क्यों पर गया है? वो कहते हैं कि एम्पैथी के बेसिस पे गया। अब लाइक आई हैव अ फ्रेंड, वो ही इज गे, अब वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, वो पूरी ज़िंदगी ऑप्रेस होता गया, उसको किसी ने उसको कहीं चलने नहीं दिया, उसको स्कूल में बुली किया, उसको जॉब्स में नहीं आने दिया, तो बंदा ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर कहती है कि यार उस बेचारे की क्या गलती है अगर वो पैदा ही ऐसा हुआ है। अब ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या हुआ है, अब वो जो एम्पैथी के बेसिस पे, इसलिए तो उनके राइट्स के ऊपर बात करना शुरू किया। अब मैं आपकी शो देख रहा था, उस पर आपने डिफाइन किया था कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसजेंडर होते हैं। ड्रैग क्वीन, जेंडर डिस्मॉर्फिया जो ब्रेन का होता है, जो ऑर्गन वाला है, दैट इज़ ओनली 1.5% ऑफ द बर्ड्स पॉपुलेशन। तो वो इतनी कम है जो कि फिर भी वो फिक्स की जा सकती है, लेकिन वो दिखाया इस तरह जाता है कि अब उसकी क्या गलती कि वो इस तरह पैदा हो गया या फिर वो लड़की बनना चाहता है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? वही बात है ना हमास वाली के इमोशंस को किया जाता है, Exactly. जाहिर है, और फिर उसके बाद अपनी आइडियोलॉजी बताई जाती है। तो यूथ शुड बी वेरी केयरफुल। ठीक है, एम्पैथी होना एक ऐसे शख्स के साथ जो बुली हुआ है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो एक्ट कर रहा है वो तो अब आप कैसे एक्नॉलेज करोगे? अब इस तरह कुछ चोरी कर रहा है, अब मैं उसके साथ एम्पैथाइज करना शुरू कर दूं कि बेचारा देखो कि वो चोरी कर रहा है। एग्जैक्टली। तो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, क्या बेसिस है? अच्छा, मीडिया की पावर ही है कि वो आपको गुड को बैड, बैड को गुड दिखा सकता है, ठीक है? किसी भी चीज़ पे, चाहे चोर हो, ये हो, जब वो आपकी पूरी मतलब यानी उसकी रोना धोना वाली कहानी पूरी सुनाएगा, इसकी फैमिली ऐसी थी, इसके ऐसे ऐसे बर्तन थे, फिर जाके मजबूरी ये जाके ना कराची में जाके लोगों के आगे गन पॉइंट पे फोन सर आई थिंक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो भी है ना, वो भी अच्छा आप प्रूव हो जाएगा मतलब। लेंस की बात है ना, सबसे जिससे बड़ा आप सर आई देख रहे हो। थिंक एग्जांपल ये है कि अभी आप देखें जिस तरह यूएस को दिखाया जा रहा है कि जो यूएस वॉर वेज करता है वो बड़ी अच्छी होती है। जिस तरह इसराइल और यूएस ने पैलेस्टीनियंस, सीरियंस और ये इराक वॉर में कितने इन्हें जुल्म किया है, लेकिन जब अब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया है तो देर द रशियन बैड गाय, रशियन गाय इज बैड, ठीक है? तो वो अब किस तरह से सर वो अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं और अगले बंदे को वो डीमोनाइज कर देते हैं। दूसरी सर बात ये है कि जहाँ तक आई थिंक फेमिनिज्म पे हम पहले बात कर रहे थे, आई थिंक वन ऑफ द कोर रीजंस ये भी है कि इन द एब्सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी, जो कि अब खुद जो मर्द होते हैं वो जब मैस्कुलिन हो जाएं तो फीमेल जो है वो मैस्कुलिन ट्रेट्स अपना लेती हैं और अग्रेसिव हो जाती हैं। और एक यूनिवर्स 25 एक्सपेरिमेंट है, हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने पढ़ी थी एक, वो आई थिंक वो बहुत क्लियरली जस्टिफाई कर देती है हमारी सिचुएशन है ना इस वक्त दुनिया की। आई थिंक वो बिल्कुल पैरेलल है जो उसके अंदर हुआ था, और स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर सारा बताया गया। बड़ा तो वो आप सर्च अप कर सकते हैं, यूनिवर्स 25 रैट्स पर हुआ था। यस बिल्कुल सही। एक और आइडियोलॉजी आजकल बहुत फैल रही है फरीद, ये हमारी यूथ समझती है कि एवरीवन इज़ राइट और बस किसी को कुछ ना कहो। जाहिर है वो एक जियो और जीने दो वाली फ़िलॉसफी है। वी आर अप फॉर इट, ऑब्वियसली बहुत टॉलरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में, और if you look back at all the civilizations, तो you will find कि Muslims were one of the most tolerant civilization ever. पाकिस्तान में क्या होता है एक अलग मौजू है, माइनॉरिटीज़ के साथ बिल्कुल गलती होती है, बहुत गलत हरकतें होती हैं, नो डाउट अबाउट दैट। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये समझना कि सारे ही ठीक हैं, प्लूरलिज्म जैसे आपने कहा, और हर एक को इंक्लूड करना चाहिए। इंक्लूजन इन दैट सेंस कि अगर आप क्रिसमस मनाते हो या आप होली मनाते हो, जो कि ऑब्वियसली रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं दूसरे मज़ाहिब के, तो इसमें क्या गलत है? तो ये भी आइडियोलॉजी काफ़ी पाई जाती है हमारे टीनेजर्स में कि एवरीवन इज़ राइट, किसी को कुछ ना कहो, तुम्हें क्या पता तुम ठीक हो कि नहीं हो, वगैरह वगैरह। जी सर, ये आइडियोलॉजी काफ़ी है सिंस के आप ये देखें ना कि अगर आप इसी तरह फेमिनिज्म के हिसाब से अगर हम देख लें पैरेलली कि अगर आप गलत कह देते हो किसी को तो साइडों वाले भी आपके अगेंस्ट भी हो जाते हैं, तो आप हिट नहीं कर सकते बेसिकली किसी को किसी पॉइंट पे। तो आपको बस सिंपल रहे कि आपको नॉर्मल बातें करनी होती हैं। तो अगर आप उनकी किसी बात पे हिट करो ज़्यादा तो इसी तरह लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ती हैं और फिर इसी तरह झगड़े वगैरह होते हैं ना। वो तो मसला चलिए ना कि बंदा वो कुछ बिटर बात कर दे, वो तरीका है बात करने का। अगर एकेडमिक डिस्कोर्स चले तो कोई ना कोई तो गलत होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि एवरीवन इज राइट? वो मानना नहीं चाहते। बेसिकली मानने की बात है ना कि आप वो बंदा मानने के लिए जब तैयार ही नहीं है, ये थोड़ा सा ईगो का मसला है आजकल जो चल रहा है कि मानने के लिए आप तैयार ही नहीं होते कि आप
ठीक कौन है कौन गलत है, आप सब यही समझते हैं कि मैं ठीक हूँ। लेकिन ये फिर से मैं ये कहूँगा कि ये हर जगह पे नहीं अप्लाई होता, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं जो मान लेते हैं, हर साइड पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। काफ़ी लोग बस एक शीप मूवमेंट की तरह ना बस चल जाते हैं साथ, क्योंकि जब प्रमोट यही चीज़ हो रही है और इसके काउंटर में कोई चीज़ ऊपर लाई नहीं जा रही, तो फिर ज़ाहिरी बात है मेजॉरिटी उस चीज़ को फॉलो करेगी जो अपेरेंटली लोगों के हक में जा रही है। और सर दूसरी बात आई थिंक एट ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, इफ़ यू आर टॉलरेंट ऑफ एवरीथिंग यू स्टैंड फॉर नथिंग। एग्जैक्टली, ठीक है सर, ये किस तरह आप क्रिश्चियनिटी को देख लें, इट इज़ अ डेड रिलीजन, क्योंकि इट हैज़ बिकम टॉलरेंट ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ सही है, सब कुछ सही नहीं हो सकता सर, वही बात है ना, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, इंसान के लिए लिमिटेशंस होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम हर चीज़ टॉलरेट करना शुरू कर दें तो हम जानवरों के करीब ही पहुंच जाएंगे एक तरह से। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप किसी बिहेवियर को आप लॉजिकली उसको डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज टॉलरेबल, एवरीथिंग इज करेक्ट। बिल्कुल सही बात है कि योर ओन इंडिविजुअल लेवल। मैं यहाँ पर ना एक जी मैं चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग दो लफ्ज़ के दरमियान ना डाइकोटमी इस्तेमाल होती है कि टॉलरेंस और रिस्पेक्ट, ये दो वर्ड हैं। टॉलरेंस बाय डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि यू आर टॉलरेटिंग समवन, यू डोंट एग्री विद देम बट यू आर टॉलरेटिंग देयर प्रेजेंस। और इस्लाम टॉलरेंट है, इट हैज़ बीन टॉलरेंट सिंस द बिगिनिंग, ठीक है, बट इट डज़ नॉट रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट का आइडिया ये होता है कि यू रिस्पेक्ट द ओपननेस ऑफ देयर आइडिया। अगर कोई बंदा है कि शिर्क, यानी क्या आप शिर्क को या पॉलीथीज़म को रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, अब यू टॉलरेट दैट बट यू डोंट रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, यू रिस्पेक्ट व्हाट इज़ राइट एंड ओनली व्हाट इज़ राइट। जो हक होता है रिस्पेक्ट सिर्फ वो डिज़र्विंग होता है। अब होता ये है कि यहाँ पर रिस्पेक्ट और टॉलरेंस को मिलाया जाता है, ठीक है, और आपको टॉलरेंस के नाम पे रिस्पेक्ट करने के लिए आपके ऊपर वो थोपा जाता है कि रिस्पेक्ट दी अदर पीपल्स ओपिनियन, देखिए वर्ड टॉलरेंट यूज हो गया, लेकिन एक्चुअली में करना आपको क्या चाहिए, यू नीड टू टॉलरेट बाय इट्स ट्रू डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन आपको क्या किया जाता है जब आप कोई भी चीज़ को डिसएग्री करते हैं या वो करने की कोशिश करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, आप कहते हैं कि आप उन्हें एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे होते हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। भाई रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत भी नहीं है, टॉलरेट करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ अ की डिफरेंस, जिसकी वजह से कई दफ़ा ना लोग डाइकोटमी का शिकार होते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, किसको रिस्पेक्ट देनी है और किसको टॉलरेट करना है। और इसीलिए यूथ को अगर आप देखें ना, तो मैंने जैसे आप लोगों से बात की कि एक तो ये कि एवरीवन इज़ राइट, किसी को ना छेड़ो भाई, ठीक है, जो जैसे कर रहा है करो, और दूसरा ये कि माइंड योर ओन बिजनेस, करेक्ट भी ना करो। सर आई थिंक अंडर द कवर ऑफ फ्रीडम ना, अंडर द कवर ऑफ फ्रीडम ये आपको एक आइडियोलॉजी के अंदर इनस्लेव कर रहे हैं कि आप इसके बाहर आप सोच ही ना सको, क्योंकि जो इसके अपोजिंग ओपिनियन लाता है वो फिर लेबल हो जाता है, जो इसके अपोजिंग कोई लॉजिकल डिबेट लेके आता है वहाँ पे फिर आपके इमोशंस राइज हो जाते हैं। तो फिर एक आपको एक इंस्लेव कर रहे हैं आपको एक आइडियोलॉजी के अंदर कि इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं, मिडिल बेस नहीं है कि आप देयर इज नो एग्जैक्टली, यू कैंट गो एनी अदर वे, दिस इज द ओनली या फिर इधर आओ या फिर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला हिसाब है। हमें दरअसल ज़्यादा प्रॉब्लम इस इल्यूजन से है, जो इल्यूजन ऑफ फ्रीडम वो कहते हैं। देखिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वी आर सेइंग ओके इस्लाम वी बिलीव इट टू बी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। आप इस बारे में हमसे डिस्कशन कर लें, डिबेट कर लें, ठीक है, लेकिन इन दी एंड हम मानते हैं कि जो सच होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक फिक्स चीज़ होती है, हक और ट्रुथ इज़ वन, ठीक है। एंड इस वजह से हम ये इस चीज़ को बिल्कुल सामने पुट फॉरवर्ड रखते हैं ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल आइडियोलॉजीज होती हैं ना, वो अमूमन आपको धोखा देती हैं कि नो वी हैव द रियल फ्रीडम, हर एक का ट्रुथ सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, आप भी सच हो सकते हो, ये भी सच हो, हमें सच का पता ही नहीं लग सकता, इसलिए किसी को कुछ कहो ना, हर चीज जो है वो ब्लैक और वाइट नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, बीच में ग्रे भी है और ये भी है, कंफ्यूजन और मिस तो ये कंफ्यूजन ये बैक टू द आइडेंटिटी क्राइसिस ही आता है, ठीक है ना, कि आपके अंदर से जो इंसान की नेचर है कि वो ऑब्जेक्टिव है होता है। अगर आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें कर रहे हो, यानी आप कुछ अमल कुछ कर रहे हो लेकिन आप कोई बोल कुछ हो रहे हो, आप अपने आप को रिकंसाइल या जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस को आप रिमूव करने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन इन प्रैक्टिस ये क्या कर रहे हैं, ये आपको इल्यूजन दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ मतलब यानी ओके, ये भी ट्रुथ है, प्लूरलिज्म जिस तरह आपने कहा, ठीक है ना,
लेकिन एक्चुअली में ये भी आपको एक डाइकोटमी में डाल रहे हैं और आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल रहे हैं। इसकी मैं एक मिसाल भी देता हूँ, फिर आप ऐड करिएगा। अभी रिसेंटली मैं एक जगह बैठा हुआ था, मेरे साथ एक यंगस्टर बैठा था, तो ये उसने कहा कि देखें सर, एट द एंड ऑफ द डे बात ये ना कि हर किसी का अपना व्यू है, तो हर किसी को राइट है अपना ओपिनियन देने का, तो देने दें और सबको बात करने दें और सबको जीने का हक होना चाहिए। मैंने कहा देखो यहाँ तक तो ठीक है कि एवरीवन हैव देयर ओन व्यू, दे हैव द राइट टू गिव देयर व्यू, बट इफ देयर व्यू इज़ हार्मफुल टू द सोसाइटी दैट विल बी चैलेंज। डोंट एक्सपेक्ट कि वो गले लगाएंगे हम। और उस पर मैंने फिर हदीस कोट की जो कि इतनी कमाल की हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस साइड के नहीं अनिल मुनकर विच इज़ फॉरबिडिंग ईवल, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक कश्ती है, उस कश्ती के 2 फ्लोर्स हैं। अब जो नीचे वाले फ्लोर में लोग हैं वो उन्हें पानी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो कश्ती में होल क्रिएट करते हैं और ऊपर वालों कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहे ना, ये मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बस पानी निकाल रहे हैं। अब वो जाहिर है जब वो होल क्रिएट होगा तो कश्ती तो डूबेगी, तो ऊपर वाले चुप बैठे, ऊपर वाले गले लगाए, हाँ हाँ प्लीज़ क्रिएट द होल, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो ऊपर आराम से हैं। और भाई कश्ती डूबेगी तो सारे मरेंगे। इवेंचुअली डैमेज जबरदस्त मिसाल दी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये हो रहा है वेस्ट अपनी एक्सपेरिमेंटेशन में, कभी इज़म ये वाला ले आओ, फिर ये ले आओ, फिर 5th वेव ले आओ, फिर ये ट्राई कर लो, फिर वो ट्राई कर लो। अब वो जेंडर प्रोनाउंस, वो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अच्छा ये सब्जुगेटेड तबका, इसका लिहाजा ये सोल्यूशन है, लेट्स एक्सपेरिमेंट दिस। वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छा खासा ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी, उसके बाद कहेंगे ओ सॉरी वी गॉट इट रॉन्ग, उसके बाद एक और चीज़ आएगी। इस सारे प्रोसेस में आप कंफ्यूज कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, आप जो है वो क्योस क्रिएट कर रहे हैं। तो यही कुरान का भी अगर हम मुतालिया करें, अल्लाह ताला यही कहते हैं कि ये क्राइटेरियन है, इसको एक्सेप्ट कर लो। ये द ट्रुथ हैज़ कम फ्रॉम योर लॉर्ड, इट विल ड्राइव यू फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट। कुरान मजीद में बेशुमार आयात है। बात वही है कि होम डू यू ट्रस्ट, एट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है। ट्रायल एंड एरर में लगे हुए हैं ना। अब देखें हिपीज़म आया, नाइलिज्म आया, अब इतनी ज़्यादा वेव्स चली हैं, वो फिर डाई डाउन इवेंचुअली कर रहती है। अभी के लिए तो द थर्ड वेव फेमिनिज्म जो चल रहा है, दैट इज व्हाट्स प्रिवेलेंट। Oh, that's also dying down. अगर आप एक्सेप्ट पाकिस्तान, अगर आप हर इंटरनेशनल चीज चैलेंज होती है। यहाँ पे हमारे किसी हर चीज में लेट होते हैं, ये तो पता है ना। एथीइज्म चला था पहले 80s 90s में, वो हमारे पास वेव बाद में जाके पहुंची है। और वो भी ज़्यादातर लोग एक तो ना कि बंदा खुद सोच के कि नहीं यार ये बात सही नहीं है, गॉड नहीं होना चाहिए, तो हैंस आई एम एन एथियस्ट। वो बस इमोशन में आके कि यार मेरे साथ यूं हो गया, तो हैंस गॉड। यही बात है। 90% बल्कि 90% से ज़्यादा जो यहाँ एथियस्ट है पाकिस्तान में, देसी एथियस्ट, वो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ या उसका रिलेशन ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या अल्लाह माफ़ करे फैमिली इश्यूज़, वो वी टोटली सिंपथाइज। हरासमेंट हो जाती है बचपन में, चाइल्डहुड में कोई इंसिडेंट हो जाता है, उससे हम सिंपथाइज करते हैं, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो लिहाजा देयर इज़ नो गॉड। इसी तरह कोई फेलियर आ गया लाइफ में, देयर इज़ नो गॉड। फिर कोई बंदा था बचपन में मर गया, कोई रिलेटिव या अल्लाह माफ़ करे कोई मदर फादर, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, हेंस देयर इज़ नो गॉड। तो ये इमोशनल एक बिहेवियर है, ये कोई इंटेलेक्चुअल तो बात ना हुई ना, इमोशनल। इंटेलेक्चुअल में कहाँ पे आते हैं ये, जब बड़े बड़े साइंटिस्ट को कोट करते हैं कि वो भी इस तरह था, स्टीफन हॉकिंग वाज एन एथियस्ट, सो क्योंकि उसका आईक्यू जनरल पब्लिक से ज़्यादा है, तो हेंस हम भी उसको फॉलो इस पे ज़्यादा रोशनी आप ही डालें। अच्छा, वैसे बताऊँ कि मैं इसी तरह एक इंटेलेक्चुअल डार्विन की अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ें ना, कि हाउ ही बिकेम अ एथियस्ट, इवन उसको जितने भी रीड करने वाले, उनके लेटर्स को असेस करने वाले, उनको उन्होंने कहा कि इट वाज नॉट ड्यू टू द आइडिया ही प्रेजेंटेड, इट वाज इमोशनल। उसकी डॉटर की डेथ हुई थी और वो बाकायदा वो सारे अपने इमोशंस और डाउट्स जो है वो एक्सप्रेस करता है, उसकी वजह से वो एथियस्ट। हाँ, और वो डॉक्यूमेंटेड है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरह कई लोगों के, इवन स्टीफन हॉकिंग जो है वो मेंशन करता है प्रॉब्लम ऑफ ईवल को, अपनी पैरालिसिस को, ठीक है। ये चीज़ें इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हैं। और एक क्वेश्चन मैं खुद पूछता होता हूँ, जब एथियस्ट अमूमन आते हैं ना और काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं या वो करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा नेम है एथियस्ट एकेडमिक, ठीक है ना, जो कि नेम है फिलोसफिकल एथियस्ट, जो कि फिलोसोफर है, फिलोसोफर ऑफ एथियस्ट कोई मुझे मिसाल दें, ठीक है ना। दे नो नॉट इवन 1%। वो सैम एरिस ये वो कहते हैं कि दीज आर नॉट फिलोसफर्स ऑफ एथियज्म। फिलोसफर्स ऑफ एथियज्म वो होता है जो कि एकेडमिकली वो पोजीशन रखता है बेस्ड ऑन ए फिलोसफी, ठीक है ना, जो उसने पढ़ के वो असेसमेंट अपनी पोजीशन की होती है।
वो बंदे उन्हें एक का नाम नहीं पता होता, ठीक है ना, दे हैवंट रेड एनीथिंग एक्चुअल, और वो आ जाके ना आपके साथ वो करते हैं। बल्कि आप शुरू में बता रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे प्रोग्राम से बाहर कि औरत मार्च में आपने देखा एक वो पोस्टर देखा या पिक्चर में देखा, वी नीड वैक्सीनेशन फॉर पेट्रियार्की। तो जब आपने इन्होंने उनसे पूछा, लड़का था अपना बच्चा था, तो कि पेट्रियार्की है क्या, डिफाइन पेट्रियार्की, तो he couldn't reply, he said कि confuse हो गया। काफी देर बाद फिर कहता honestly I don't know, I'm carrying this place card because rest of my friends। शीप फॉलोइंग का भी बहुत मसला है। सर ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, जो शीप फॉलोइंग है कि ऐसे ही बस दोस्ती में साथ साथ चले जाते हैं। देखिए कंफॉर्मिस्ट तो हैं लोग, ठीक है ना, बस ये होता है कि हमें ये है कि द राइट डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और हम हर इंडिविजुअल लेवल पे भी ऑब्लिगेशन को जितनी हम अवेयर कर सकें करने हमें करनी चाहिए, ठीक है। बात वही है, बात वही बार बार आ रही है कि देखो यू कैन फॉलो व्हाट यू लाइक, बट कम अज़ कम रिसर्च तो करो ना, कम अज़ कम डेफिनेशन तो पढ़ो। एक चीज़ है क्या लिबरलिज्म आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कैन यू डिफाइन लिबरलिज्म, डू यू इवन नो व्हाट लिबरलिज्म इज, डू यू नो कि ये क्यों मूवमेंट चली थी। वेस्ट की आपको तारीख पता है, उनकी पूरी एक तारीख है, चर्च के साथ उनके बड़े मसाइल खड़े हुए, फिर वो सेकुलर हुए, क्यों हुए हैं वो पूरी एक हिस्ट्री है। थोड़ा रिसर्च तो करो ना, हैशटैग्स लेना उससे पहले थोड़ी बहुत रिसर्च। और बल्कि मैं तो देखे ना, जितने भी ट्रेंड्स आते हैं, पार्टी कल्चर, फिर फलानी चीज़ करेंगे तो एक इवेंट होगा, जैसे एक वो कुछ चीज़ें बन चुकी ना कि हम फेयरवेल पे ये करेंगे या ऐसे करेंगे, तो वो उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, ये कहाँ से ले रहे हो तुम। जस्ट बिकॉज एक मैला कुचैला कोई बंदा वो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर इस ट्रेंड को फेमस कर देता है, तो तुम उसको फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा मेंटल लेवल इस लेवल तक गिर चुका है कि तुम एक ब्लाइंड फॉलोइंग करते आ रहे हो, क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहे हो, चैलेंज नहीं कर रहे हो इस चीज़ को, और ये नहीं देख रहे हो कि इससे हमें प्रोडक्टिविटी क्या मिल रही है। पहले जनरली तो हमारी जो मज़हब की इस्लाम की जो हमारी परसेप्शन बनी हुई है वो ये है कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लो, सदका दे दो, ठीक है, आपके सारे पूरे हो जाते हैं, पेपर होने लगे तो दुआएं कर लो। तो और वो असल तो हमारा जो है वो एक दीन है, और दीन सिस्टम को कहते हैं, और इस्लाम की जो जंग है वो अगेंस्ट अदर रिलीजन्स भी नहीं है, वो तो अगेंस्ट जो सिस्टम्स हैं उनके खिलाफ रिफॉर्मेशन, इस्लाम केम टू रिफॉर्म, दुनिया का जो निज़ाम है उसको रिफॉर्म किया जाए। और आप देख लें कितनी कोई कोशिशें हुई हैं कि पूरी दुनिया को एक जो मैन मेड सिस्टम है उसके अंदर कंट्रोल करने की, लेकिन दे ऑल फेल्ड, दे ऑल बिन अपना अनसक्सेसफुल। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो अल्लाह का निज़ाम है जब वो फॉलो हुआ था, एज़ इन के जब हज़रत उमर वगैरह की खिलाफत थी, या फिर जब मुस्लिम्स अपने गोल्डन एज के अंदर थे, तो रिलेटिवली दुनिया के अंदर आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल पीरियड्स, ठीक है। और अगर जिस तरह ये कहते हैं, आई थिंक वेस्टर्नर्स भी जो हैं जो अपनी लेके आते हैं, जो कहते हैं कि जी आपका जो रिलीजन बहुत बैकवर्ड है, या फिर आपका रिलीजन बहुत एक ऑप्रेसिव और एक वॉर लविंग जो रिलीजन है, तो फिर अगर आप क्रूसेड्स को देख लें, या फिर आप क्रिश्चियनिटी के जो हैं पुराने देख लें सारे, ये जो टेम्पलार्स हैं वो अपने ही क्रिश्चियंस को मारते रहते थे। तो आई थिंक ये एक बायस भी बन गया हुआ है इस्लाम के खिलाफ, बहुत बड़ा बायस, और ये 9/11 के बाद से बनना शुरू हुआ था। एक बुक है बाय द नेम ऑफ रियल बैड अरब्स, REEL, रियल बैड अरब्स, वो बेसिकली ट्रैक करती है 100 years हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, जिसके अंदर अरब्स को और मतलब यानी ईस्ट को, ओरिएंट को ना एज एन एनिमी प्रेजेंट किया गया, बैकवर्ड्स प्रेजेंट किया, और वो पूरी एक माइंडसेट डेवलप हुई है फॉर पास्ट 100+ years। और उसके बाद फिर आप ऑटोमेटिकली अभी तक ये जो रेसिज्म है ना, ये इनके जहन से नहीं निकला, बल्कि इन री-इन्फोर्स हुआ है। और इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि अभी भी करंटली 2022 में अब ये जो वॉर हुई है, यूक्रेनियन वॉर, आपने वो क्लिप्स देखे होंगे वो वाले जिसके अंदर वो वाइट, दीज आर नॉट बैकवर्ड, दीज आर वाइट, मतलब डेवलप्ड पीपल नेशन, ठीक है ना, वो बाहर आ गई, देखिए वो अंदर से बाहर आ गई। जब ऐसी सिचुएशन आई, प्रेशर आया, तो फिर जो असल हक है वो बाहर आ गया। देखें ये दिस साइकोलॉजी जो इतने लेवल ऑफ क्या इंडोक्ट्रिनेशन, इतने प्लानिंग से जब इंडोक्ट्रिनेट हुई होती है, उतनी आसानी से निकलती भी नहीं। ट्रू। और मैं बल्कि एक और मज़े का आपको वाक़या सुनाऊँ, ये भी आजकल बड़ा चला हुआ है कि जो लोग इस्लाम को चैलेंज करते हैं ना, मुझे एक वो लड़के ने कहा इमोशंस में कि जी इस्लाम में ये मसला है, कुरान में ये मसला है, ये और वो। मैंने कहा आपने कुरान खुद पढ़ा है? तो उसने कहा 4 बार पढ़ा है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि कुरान की आखिरी सूरा का क्या नाम है?
अब जिसने 4 बार कुरान पढ़ा है तो उसे लास्ट चैप्टर का तो पता होगा। मैंने कहा अच्छा ये बता दे टोटल चैप्टर्स कितने, अंदाजन बता दे। उसने कहा नहीं इट्स नॉट रेलेवेंट। मैंने कहा लगता है आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने 4 बार कुरान के अगेंस्ट बुक पढ़ी। डोंट से कि आपने डायरेक्टली कुरान पढ़ा, ये भी एक बड़ा इशू है। यूथ शुड बी वेयर कि वो किसको सुन रहे हैं। ये बार बार मैं पॉइंट रिपीट अच्छा आपने वो मीम देखी है कि मतलब हाउ मेनी रका इन सूरह फातिहा? यस यस। अच्छा वो बिरयानी पुलाव वाली भी आपने देखी है? कहता है आपका सेक्ट क्या है? पुलाव या पुलाव, और उसने कहा बिरयानी। अच्छा देखें, अगर आप skepticism is not necessarily a bad thing, but when you approach Western ideologies, you're not skeptical about them. They represent the immediate truth. Selective It has been revealed from God. Selective skepticism है। पर जब आप अपना हमारी आइडियोलॉजीज़ को या फिर आप इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को देखो तो आप उसके अंदर जितनी आपके अंदर स्केप्टिसिज्म है आप सारी मस्टर करके उसकी तरफ जाते हो कि इसको किसी ना किसी तरह तो मैंने डिसअप्रूव करना ही है। मैं एक वाकया भी सुना देता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट लम्स में पढ़ रहा है तो वो बता रहा था कि बात हो रही थी डार्विनिज्म पे और बड़ी अच्छी डिस्कशन एक हो रही थी। तो कहता है कि वही टीचर जब इस्लाम के हवाले से बात करते हैं ना तो सारे क्वेश्चंस करते हैं, मतलब उनके वो क्रिटिक एक्टिव हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो जैसे ही डार्विनिज्म की बात हुई सारे यूं देख, बल्कि वो जैसे मीम बनी हुई ना डैडी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो मतलब एकदम सारे सबमिट कर गए कि हाँ हाँ अब बात सही हो रही है और किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। सर वो अल्फा जो एस्टैब्लिश हुआ है ना, हम दाढ़ी भी अच्छी लगती है। जी डेफिनेटली गोरे पे दाढ़ी अच्छी है लेकिन मौलवी पे दाढ़ी है वो टेररिस्ट है। और इस्लाम को आपने बस चैलेंज करना है। वैसे ये भी पुराना हो गया। अब तो एथियज्म के बाद जो ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो अपनी फील्ड में हैं तो अब वो एथियज्म से निकल एक और फॉर्म पे आ गए, डीइज्म जिसे कहते हैं। वो कहते हैं कि हम गॉड में बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि एक सुपीरियर डाइटी है, बट हम रेवलेशन में नहीं करते कि वो ह्यूमंस के साथ करें। अच्छा वो एक मतलब वो डीइज्म भी उस तरह नहीं है क्योंकि क्लासिकल डीइज्म कुछ हो रहा है। वो भला क्या फिनोमिना है, मुझे समझ आ गई आप क्या बात करें। दैट इज स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। स्पिरिचुअलिटी का जो स्पिरिचुअलिटी देयर इज अ हायर पावर। मेडिटेशन उसे गॉड भी नहीं कहेंगे वो। हायर देयर इज अ हायर पावर। if there is a higher I believe in a higher power but you know I'm not associated with any religion, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके साथ स्टिग्मा अटैच हो गया। लेकिन अंदर से जो स्पिरिचुअल हंगर है वो फोर्स करता है, ठीक है। और वो फिर जी मेडिटेशन कर लेंगे, योगा कर लेंगे, हर चीज कर लेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। मंक्स के पास भी जाएंगे, उनके पास जाके नमाज इज नॉट कूल। नमाज इज नॉट और आई थिंक सर व्हेन रिलीजन आपको प्रेजेंट किया जाता है इट कम्स विद रिस्ट्रिक्शंस। सो व्हेन वी लुक एट रिस्ट्रिक्शंस वी इमीडिएटली गेट अ नेगेटिव अपना क्या कहते हैं हमारा साहब एक नेगेटिव परसेप्शन आ जाती है। लेकिन अगर आप देखें जो लोग हाईली सक्सेसफुल होते हैं आजकल या फिर आप मोटिवेशनल स्पीचेस देख लें वो क्या कहते हैं अपनी ग्रेटिफिकेशन डिले करो, अपना डिसिप्लिन करो अपने आप को। और अगर आप उनकी रूटीन्स देखें तो फिर देयर एग्जैक्टली पैरेलल टू द रूटीन्स दैट आर प्रेजेंटेड इन एन इस्लामिक रूटीन। सो व्हेन यू लुक एट दैट यूर लाइक ये तो फिर भाई बड़ा बैकवर्ड है। दूसरी साइड पे ये तो बड़ा जी अपना कारकुन आदमी पता नहीं कहाँ पहुँच गया। लेकिन जब आप उनकी बेसिक रूटीन पे जाओ तो वो बिल्कुल इस्लाम के जो रूटीन है यस। जबकि फजर आजकल फजर पे आप थोड़ा लेट उठ रहे होते हो। होना चाहिए। कोविड का फिनोमेना सबसे मजे का था वो ये था कि आपने मास्क भी पहनना शुरू कर दिया सबने, ठीक है, पर्दा भी शुरू कर दिया, ठीक है, घर में भी रहना शुरू कर दिया, ठीक है, सारी चीजें मतलब चल रही। सर आई थिंक एक और हेड कवर और वो सारा कुछ, ठीक है ना। आप तो पूरे के पूरे मौलवी बन गए। नहीं सर सेकेंडली आई थिंक ये सबसे बड़ी जो है ना कि आजकल जो है ना मेल्स को अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली टर्म जो आज बहुत प्रमोट की जाती है ये है कि जो मेल्स का अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना उससे रिफ्यूट किया जा रहा है, उससे रिफ्यूज़ किया जा रहा है मेल्स को बार बार। क्यों? अब अगर आप देखें जो मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुनाता हूँ, ये मैंने इसके ऊपर एक रखा हुआ है नोट। The world we live in today tries very hard to refuse a man his natural instincts. As a man, this is done on purpose. Men are the ones who start revolutions. ये हिस्ट्री के अंदर देखा गया काफ़ी बार। और अगर आप किसी सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर पॉपुलेस को कंट्रोल करना चाहते हो द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ कंट्रोल द मैन, ठीक है। जब आप हिस्ट्री में देख लें जब रोम ने स्पार्टा को कॉन्कर किया था तो व्हाट डिड दे डू फर्स्ट? दे किल्ड द फाइटिंग मैन, दे किल्ड द यंग मैन हु कुड चेंज द सिचुएशन। तो आजकल भी अगर आप देखें मेल्स को एमैस्कुलिन किया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो
सोसाइटीज़ को अपना वो कर सकें, पेनिट्रेट कर सकें, अपनी आइडियोलॉजीज़ इन्फोर्स कर सकें। जब कोई आगे काउंटर खड़ा ही नहीं होएगा तो फिर कितने आसान होगा उनके लिए अपना आइडियाज़ अंदर प्रमोट करना। मैं इसको इससे भी ऊपर देखता हूँ। देखिए हमारा कॉमन एनिमी शैतान है, वो दोनों जेंडर्स को चाहता है तबाह हो जाए, मेल को भी फीमेल को भी। फीमेल्स को भी किसी तरह वो मतलब तबाही की तरफ लगा हुआ है और मेल्स को भी करने में। बाकी वो एजेंट्स अपने बना रहा है ह्यूमन बीइंग्स में से जो फूलिशली उसके साथ मिल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो हमारा कॉमन एनिमी वो है जो सबको तबाह करना चाहता है, और यही अल्लाह ने हमें मैसेज दिया कि इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, और वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, उसकी मैकिनेशंस में मत आना। और उसने कसम खाई थी अल्लाह ताला की, उसने कहा था फ़बी कौला फ़बी इज़्ज़ती का, कि मैं कसम खाता हूँ आपकी इज़्ज़त की कि मैं इन सब को गुमराह करूँगा। तो वही हो रहा है। और ह्यूमैनिटी लर्न नहीं कर रही समहाउ हिस्ट्री से, ह्यूमैनिटी ट्रैक आउट नहीं कर रही, उसकी मैकिनेशंस को पहचान नहीं रही। तो हम सब इब्ने आदम हैं, आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं। चाहे कोई यूरोपियन है, चाहे कोई लिबरल है, चाहे कोई इस्लामिक माइंडेड है, हमारी रूट एक है। और अल्लाह ताला ने जैसे सूरह हुजरात में कहा कि तुम में से सबसे मुकर्रम वो है जो पाइटी वाला है, जो तकवे वाला है। यानी आवर गोल इज़ पाइटी, टू बिकम गुड। ऑन दी अदर हैंड मसला ये है कि पाइटी को चैलेंज किया जा रहा है और पाइटी को अनुकूल बनाया जा रहा है, और बल्कि जो पाइटी को अचीव करने की कोशिश करता है उसको इम्प्रैक्टिकल दिखाया जाता है मूवीज में। पाइटी की डेफिनेशन भी इस तरह दी जा रही है ना कि जो कि पायस बंदा है वो एक हार्मलेस बंदा है, ठीक है, कि ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। अगर आप शराफत की डेफिनेशन को देखें तो उसका कहाँ पे आता है, शर और आफत के अंदर, कि वो बंदा है तो पायस, लेकिन शर और आफत के वक्त ही इज़ अपना क्या कहते हैं, यस ही स्टैंड्स हिज ग्राउंड, ही इज़ नॉट रेडी टू अपना ब्रीच हिज कोड ऑफ कॉन्डक्ट, या फिर उसके जो मॉरल्स हैं उसके वो अगेंस्ट जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप देखें, अगर आप लोगों को देखें, एक वर्चू क्या होती है, वर्चू इज़ नॉट बेसिकली नॉट बीइंग capable of doing anything wrong, ठीक है, it is being capable of doing evil but still controlling yourself, ठीक है, that is virtue। के अंदर आपके अंदर ताकत हो है कि आप गलत कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसको एक पॉजिटिव सेंस में आप उसको प्रोजेक्ट करते हो और आप एक पॉजिटिव इंसान रहते हो, इवन दो यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग अपना अ नेगेटिव पर्सन। तो सर अब अगर आप देखें जो लोग समवॉट हार्मलेस हैं या फिर इस तरह, दे हैव लूज कैरेक्टर्स, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स जो हैं उनके मॉरल्स लूज होते हैं। तो इस तरह तो सर उनका ज़्यादा रिस्क होता है इस तरह के लोगों का, क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आपके मॉरल्स लूज होंगे तो फिर आप गलत हरकतों की तरफ जाओगे। एग्जैक्टली और वो हो रहा है, और ये हो रहा है, आप देख लें ग्लोबली यही हो रहा है। कंफ्यूज्ड है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। देयर इज अ स्पिरिचुअल वॉइड। अगर आप वेस्ट में देख लें, बल्कि एसेज लिखे गए इस टॉपिक पे, सफरिंग सोल ऑफ साइंटिफिक एज, ये पूरा एक एसे लिखा गया है। और फिर जाहिर है कि ऐसी चीज़ों को फिलोसफर्स ने बड़ा क्रिटिकली देखा है कि मॉरल डिक्लाइन, बल्कि जॉर्डन पीटरसन का मुझे एक वो पॉडकास्ट याद आ रहा है, उसने कहा है कि द मॉरल डिक्लाइन ऑफ आवर सोसाइटी इज़ अ बिगर प्रॉब्लम देन ग्लोबल वार्मिंग राइट नाउ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। अच्छे इंसानों की कमी होती जा रही है, ग्रीडी हो रहे हैं लोग, मनी को गॉड बना लिया, द फॉल्स गॉड, और फिर वो क्योस आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने है। तो पॉइंट बार बार हमारा वहीं आ रहा है कि हमारे जो टीनेजर्स हैं, हमें उनको उनके क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं। जैसे हमास में चाहूँगा आप भी एम्फसाइज करें कि पेरेंट्स नीड टू बी वेरी टॉलरेंट। दीज चिल्ड्रन, ये जो जनरेशन ये देर एक्सपोज विद इज़म्स एंड स्किज़म्स, नेटफ्लिक्स से एक्सपोज हैं। नेटफ्लिक्स की मैं आपको एक कॉमन बता देता हूँ टीवी सीरीज की थीम क्या होगी, ये कैरेक्टर होगा, उसमें LGBTQ yes, होगा, और ये रिसेंटली शुरू हुआ। और अगेन मैं कहता हूँ अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है वो एक अलग टॉपिक है, सिंपथाइज करना उसके साथ ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन जिस एक्ट में वो इन्वॉल्व है और उस एक्ट को हमें कहा जा रहा है एक्सेप्ट कर लो, रिस्पेक्ट करो, तो वो ऐसा नहीं होगा। बट उसकी स्टोरी ऐसी प्रेजेंट की जाती है कि वो उससे सिंपथाइज करो, नंबर 1। दूसरा, हमेशा उसमें कोई ना कोई ईस्टर्न कल्चर का बंदा दिखाया होगा, हिजाबी को दिखाई होगी, या कोई जो सब्जुगेटेड है, उसके पेरेंट्स ओवर स्ट्रिक्ट हैं, कंजर्वेटिव है। ऐसा होता भी है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो जाहिर है कि इमोशनल आपका वो उजागर करने के लिए कि अच्छा ये देखो ऐसे होता है, बिकॉज ये सब होता है, नाउ वी हैव द सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन लिबरलिज्म है, और दैट्स व्हाई यू शुड ऑल बी लाइक दिस। ये नेटफ्लिक्स की चाल है। तो पेरेंट्स को ये चैलेंजेस अंडरस्टैंड करने हैं, बच्चों के सवालात के जवाब देने। इसको मैं चाहता हूँ आप भी ज़रा समझाएं कि कितने लड़के
गलत रवैयों की वजह से लड़के और लड़कियां वो पटरी से उतरे और वो एथियज्म की तरफ चले गए। देखें मेजॉरिटी, बल्कि मेजॉरिटी जो केसेस जब आप सर्च आउट करते हैं ना, और अगर आप फ्रॉइड की साइकोलॉजी में भी जाएं तो वो आ जाके ना बहुत मैटर करता है कि आपके पेरेंट का ट्रीटमेंट, आपकी कनेक्शन कैसा था, और वो बहुत मैटर करता है क्योंकि वो बहुत ही ऐसी साइकोलॉजी बिल्ट हो जाती है कि वो एक किस्म का इट्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू अंटिल योर डेथ। पैटर्न्स बन जाते हैं जो कि रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं। तो इट मैटर्स अ लॉट बट यू से व्हाट यू डू इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, ठीक है। अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर वो करते हैं, आपका बच्चा रिबेलियस हो जाएगा। सही बात, ठीक है, सही बात। और वो चीज़ें बहुत, ये चीज़ें मैटर करती हैं कि इनको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डील किया जाए, ठीक है ना। ज़्यादा खुला छोड़ना ये भी बिल्कुल नहीं ठीक, ठीक है, और ना ओवरली स्ट्रिक्ट करके हर चीज़ को के ऊपर कंट्रोलिंग होना, ये नहीं ठीक। उनके वी नीड टू वेलकम के उनके क्वेश्चन, अगर वो आपसे खुला भी है ना, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि वो आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि वो आपसे एक चीज़ शेयर की है, और उस पे फ़ौरन आप उसे बंद कर देना, स्नैप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एनी लास्ट वर्ड्स आपकी तरफ से? बस वाइंड अप करना चाह रहा हूँ मैं। ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए व्हाट डू यू सजेस्ट, या कोई कमेंट, एनीथिंग स्टार्टिंग? सर बेसिकली लास्टली तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को बच्चों तक टीचिंग देनी चाहिए कुरान वगैरह की, और पहुँचानी चाहिए। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा फेमिनिज्म वाली साइड से लिंक करके बताऊँ तो अगर पेरेंट्स जो हैं, जिस तरह हम कहते हैं इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, तो अगर दोनों पेरेंट्स ही वर्क करना शुरू हो जाएंगे तो बच्चों को ग्रूम कौन करेगा? तो बच्चों का ग्रूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस्लाम ने बैलेंस करने के लिए इसको आई थिंक रखा है। और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि इस्लाम ने कहा है आप घर बैठ के एंजॉय करो, बस बच्चे ग्रूम करो। इससे ज़्यादा मज़े की तो चीज़ आई थिंक नहीं हो सकती। और इनफैक्ट जो वर्किंग वुमेन है उसको एम्पावर्ड दिखाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और जो घर रह रही है, होम मेकर है, उसको बहुत सब्जुगेटेड और उसको डिमोनाइज किया जाता है कि ये नाइटमेयर है। अगर हाउ कुड यू बी अ होम मेकर? तो ये ट्रैक आउट करना हमारे बच्चे बच्चियों को बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी। कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बेनिफिट सोसाइटी, पब्लिक वेलफेयर एंड सोसाइटी वेलफेयर एंड इंडिविजुअल वेलफेयर। तो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और कुरान से उसको मैच करना और ओन करना अपने रिलीजन को। एक्सीलेंट, माशाल्लाह जी। डिस्कवर रिलीजन योरसेल्फ, आप खुद पढ़ें चीज़ों को, और ये बायस से निकल आए कि जो वेस्ट है दैट इज़ ऑल ट्रू और सब कुछ। अब इनमें बेसिकली बायस सबसे बड़ा क्या है? अब कोई इन्फ्लुएंसर कोई बात कर देगा तो उसकी बात ले लेंगे, बट अगर वही बात इस्लामिक पर्सपेक्टिव से वो नहीं लेंगे। अब कितने लोग नीशे को कोट करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड को कोट करते हैं, काउंटलेस पीपल नाइलिज्म की क्या बातें करते हैं, वो पूरा के पूरा शोपेनहावर, आर्थर शोपेनहावर की बातें। तो अब नाइलिज्म क्या था? मोरालिटी नहीं होना चाहिए, मॉरल्स आप खुद मतलब होते ही नहीं है, तो एवरीथिंग इज लीडिंग टू केओस। आपकी कोई नो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है, नो अल्टीमेट होप। सही। तो इस लेंस से अगर आप देखें ना, तो लाइफ तो कुछ बचती नहीं है। तो एक्सप्लोर योरसेल्फ, और दीन की तरफ आप खुद इस्लाम पढ़ें, और उसका ना लें जो आपको प्रेजेंट मीडिया के थ्रू किया जा रहा है कि इस्लाम ये है। आई थिंक यू नीड टू गो टू द राइट प्लेसेस, राइट स्कॉलर्स, सिट इन द राइट कंपनी। स्कॉलर से पूछें जाकर, बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह, तो वो गाइड ज़रूर करते हैं। जी उस्मान सर, मेरा ये ओपिनियन है कि पहले तो है कि अपनी एक रिलीजियस बेस बनाएं, कि अब देखें ना मीडिया के अंदर कितना अटैक किया जाता है इस्लाम वगैरह को। तो अगर आप किसी बेस के, अगर मेरी कोई बेस ना होती आज और मैं कोई इस तरह की चीज़ देखता, तो फिर मैं भी इस तरह गुमराह होता। अपनी बेस बनाएं, ठीक है, से बुक्स पढ़ें, और सिलेक्टिव बुक्स पढ़ें। ये ना है कि आप सीधा ही एथियज्म की किताब में जाके घुसें, तो फिर आपका बायस ही डेवलप हो जाए रिलीजन के खिलाफ, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मेजर मीडिया है ना, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो अक्सर तो झूठ ही होता है उसके ऊपर, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा प्रमोट कर रहे हैं। उनका अपना एक दुनिया में मकसद है, वो उन्हें अपना प्रमोट करना है किसी भी, उनको हक से क्या उनको है, उनको दे हैव नो लिंक विद द ट्रूथ, दे जस्ट वांट टू मीट देयर एंड्स, कंज्यूमर्स बनाने हैं डेफिनेटली। तो जो अब जहाँ पे आप अपनी स्केप्टिसिज्म इस्लाम की तरफ ला रहे हैं ना, वहाँ पे आप अपोजिंग आइडियोलॉजी की तरफ भी लेके जाएं, और उसके रिजल्ट्स यहाँ मीन्स ना देखें। जिस तरह आप हमें बताते हैं कि डोंट लुक एट द मीन्स, लुक एट द रिजल्ट्स। इफ़ यू लुक एट इगैलिटेरियन रिजल्ट्स, वो आपके सामने है। इगैलिटेरियन एक्सपेरिमेंट आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इवन व्हेन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, नेचुरल जेंडर रोल्स की तरफ गए थे। और सर अगर आप अपना अंडर प्रेशर डालें ना, पर सर्वाइवल कंडीशंस के अंदर किसी इंसानों को डाल देना, तो फिर वो अपने नेचुरल पे मैं जा रहा हूँ, ये सोसाइटी के जेंडर रोल्स नहीं, नेचुरल जेंडर रोल्स की तरफ चले जाते हैं वो। अब जो मेल्स हैं वो
ज़रा डिफिकल्ट टास्क करेंगे, हंटिंग की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन की तरफ चले यूक्रेनियन वॉर जो जाएंगे। है यस डेफिनेटली। सही। आप इधर आप ये नहीं देखेंगे फेमिनिस्ट जो है वो ये नहीं कहेंगे कि जो है War में फीमेल्स को जो दोनों है होने वो चाहिए। एक इक्वली 50-50 जो है होना चाहिए, मेल्स की जो तादाद है और फीमेल्स की तादाद, और इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मेरे से ब्रिक लेयर्स भी औरतें होनी चाहिए, ठीक है, और पावर लाइंस के ऊपर औरतों को काम करना होना चाहिए 50%। फिर तो जेल्स के अंदर भी 99% मेन है। नहीं ऐसे ही हमें ऑब्वियसली हमें वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो सोच है ना नहीं तो ये सुबह ही मैं कह रहा हूँ जो सोच है ये फिर हर जगह डेमोन्स्ट्रेट होनी बात है चाहिए ना, फिर वो यही टॉपिक्स खुलते हैं। तो हमास मैं यही कहना चाहूँगा, और आप भी, मैं चाहता हूँ इसी को एम्फसाइज अगर कर दें कि वी लिव इन एन एज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर, एंड इन दिस एज जो आपकी एज है, यू गेट ईजीली इन्फ्लुएंस्ड। जब मैं भी आपकी एज का था तो मुझे इन्फ्लुएंस होना पसंद होता था कि यार कोई देखूं मैं किसी को, लुकिंग अप टू समवन, क्योंकि जोश होता है एक, वो जाहिर है इंसान में होता है। सो मेक श्योर कि यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइट पीपल, ये बहुत ज़रूरी है। एंड ऑलवेज मैच देयर टीचिंग्स विद कुरान एंड सुन्ना, और स्कॉलर्स से सवालात वगैरह करके, ये मेरा, मैं समझता हूँ दिस इज़ द राइट अप्रोच। बिल्कुल। और एक और एडिशनल बात मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज एनीबॉडी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अपनी एज पे है, ही नीड्स टू नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है। सर्च दिस, क्योंकि आपका दिल अपने रब से पूछें कि वाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ, आपने मुझे क्या पर इस दुनिया में क्या करने के लिए भेजा। जब तक आप अपनी ज़िंदगी का पर्टिनेंट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक आप सही रास्ते पे नहीं जा सकते, ठीक है। जब तक आपने यही रिजॉल्व नहीं ना किया, फिर आप यही करेंगे, आइदर दिस आइडियोलॉजी, आइदर दैट आइडियोलॉजी एंड व्हाट नॉट। फिर मेरा एक लास्ट पॉइंट ये है कि फर्स्टली यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू रिकॉग्नाइज दैट यू माइट बी रॉन्ग, और द आइडियोलॉजी यू आर फॉलोइंग इट माइट बी रॉन्ग, मे बी कंप्लीटली रॉन्ग। बिल्कुल सही। दूसरा, यू हैव टू बी करेजियस इनफ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द मेजॉरिटी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये आप अगर आप बार बार कंफर्म करते जाओगे, आपको अंदर से आपको पता भी है ना कि आप ठीक हो, लेकिन अगर आप बार बार कंफर्म करो मेजॉरिटी, आपके अंदर करेज होना चाहिए कि मैं अपने जो पॉइंट है ना उसके साथ स्टैंड कर सकूं, ठीक है। जब तक ये नहीं होएगा तो फिर आई थिंक आप नहीं रियलाइजेशन कर सकते अपने पर्पस वगैरह की, आप जिस तरह आप बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली, क्योंकि यू आर सो अटैच्ड विद प्लेजर सोर्सेज, यू आर Definitely, आफ्टर sir. प्लेजर एंड प्लेजर एंड प्लेजर। तो प्लेजर से ज़रूरी नहीं आपको फिलॉसफी मिल जाए, प्लेजर बस एक मज़ा है, लेकिन वो आपको मीनिंग नहीं मिलेगा लाइफ। Definitely. योर लाइफ वॉन्ट बी मीनिंगफुल एट ऑल, वो फिर जानवर वाली एक जिंदगी सर्टेन के पॉइंट पे सर प्लेजर आपको बेचैनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली यही बात है। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग, you, sir. इंशाल्लाह विल कीप इनवाइटिंग, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह यूथ को। सी यू इन अनदर प्रोग्राम, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।